ओके, नाउ आते हैं इलस्ट्रेशन 4 पे। कहता है रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विथ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैव कम हार्ड ऑन हेल्थ केयर सेंटर फॉर चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट फीस फ्रॉम द पेशेंट्स। ठीक है। ह्यूमन हेल्थ केयर HHCL, a leading integrated health care delivery provider company, is feeling the pinch of measures taken by authorities and facing margin pressure due to this. ठीक है। HHCL is operating in a competitive environment, so it's also difficult to increase patient numbers. Okay. The management consultant of the company has come up with some plan for cost control and reduction. यहाँ से यहाँ तक कुछ ज़्यादा खास था नहीं, बस कहानी थी। कहता है HHCL provide treatment under package system where fees are charged irrespective of the number of days a patient stays in a hospital. कंसल्टेंट जो है एस्टिमेट करता है कि 2.5 पेशेंट डेज है पर पेशेंट, यानी एक पेशेंट उस हॉस्पिटल में 2.5 डेज रहता है, तो 2.5 पेशेंट डेज पर पेशेंट। ओके, वो इस 2.5 को 2 तक रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है। बाय डूइंग दिस द कंसल्टेंट हैज़ टारगेटेड द जनरल वेरिएबल कॉस्ट 500 पर पेशेंट है। ठीक है, यानी एक पेशेंट 2.5 दिन और प्रपोजल के हिसाब से 2 दिन और 1 दिन के हिसाब से 500 रुपये लगते हैं। एनुअली 15,000 पेशेंट्स विजिट करेंगे, ये एस्टिमेट है। ओके, ठीक है। कहता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैज़ सम कंसर्न विद दैट of customers consultants plan. According to him, reducing the patient stay would be detrimental to the full recovery of the patient. They would come again for admission, thereby increasing the current admission from 3% to 5%. तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कंसल्टेंट के इस प्लान से कुछ डाउट्स है। कहता है कि अगर हम पेशेंट डेज को 2.5 से 2 डेज़ कर देंगे तो उनकी रिकवरी सही से नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से वो वापस रीएडमिशन करेंगे। तो इसकी वजह से जो रीएडमिशन रेट है वो 3% से 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 300 एडिशनल पेशेंट्स अब आने लगेंगे। कंपनी ने अब देखो, ये 300 एडिशनल पेशेंट्स आए तो इसके लिए कंपनी को 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा फॉर एकोमोडेशन, क्योंकि 300 एडिशनल पेशेंट्स आए तो उनके एकोमोडेशन के लिए 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। पर कंसल्टेंट ने यहाँ एक फ़ायदा देखा कि क्यों ना हम इस 300 पेशेंट को रीएडमिशन की वजह हम एडमिशन ही क्यों ना कर लेते हैं, न्यू एडमिशन क्यों ना कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम न्यू एडमिशन इसे ट्रीट करेंगे तो हमारा एडिशनल कैश फ्लो होगा 4500 पर पेशेंट के हिसाब से। ठीक है। कैलकुलेट करने बोल रहा है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट का प्लान ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो हम सीधा ये देख लेते हैं कि करंट के हिसाब से और कंसल्टेंट के प्लान के हिसाब से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो हमें कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 500 पर डे। तो 2.5 डेज़ के हिसाब से 2.5 डेज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 साल का एनुअल पेशेंट्स है और 500 रुपये एक दिन का लग रहा है और एक पेशेंट 2.5 दिन रह रहा है। ठीक है, तो 15,000 इंटू 500 इंटू 2.5, ये हो गया 1,87,50,000। ये हो गया 1,87,50,000। ठीक है, इसके अलावा 2.5 डेज़ का कुछ भी नहीं है, इसके अलावा 2.5 डेज़ का कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया, इसकी कॉस्ट है 2.5 डेज़ के हिसाब से कॉस्ट है 1,87,50,000। 2 डेज़ के हिसाब से कितना कॉस्ट है, तो 2 डेज़ के हिसाब से 15,000 पेशेंट्स है यहाँ पे भी, इसका भी 500 रुपये लग रहा है, लेकिन पेशेंट डेज़ जो है वो 2 डेज़ है, यानी 15,000 इंटू 500 इंटू 2, 1.5 करोड़, 1,50,00,000। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 25 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है इस 0.5 डेज़ का रिडक्शन की वजह से। तो यहाँ पे खर्चा ये प्लस हो जाएगा 25 लाख।
पर क्योंकि एडिशनल पेशेंट्स आ रहे हैं 0.5 डेज के रिडक्शन की वजह से, तो हम इस एडिशनल पेशेंट्स को चार्ज कर रहे हैं 4500 के हिसाब से। तो 4500 इंटू 300 हमें 13,50,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो माइनस 13,50,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, सॉरी यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है, 1.5 करोड़ प्लस 25 लाख माइनस 1 करोड़ 13,50,000 सॉरी, तो ये हो गया 1,61,50,000। यानी 2.5 डेज के हिसाब से मेरा कॉस्ट इतना पड़ रहा था और 2 डेज के हिसाब से मेरा कॉस्ट इतना पड़ रहा है। तो देयर इज़ अ कॉस्ट रिडक्शन। कितना कॉस्ट रिडक्शन है, माइनस करोगे तो कॉस्ट रिडक्शन आएगा 26 लाख का। सो देयर इज़ अ कॉस्ट रिडक्शन ऑफ 26 लाख। तो ये प्लान बेनिफिशियल है, कंसल्टेंट प्लान को, मैनेजमेंट कंसल्टेंट को ये प्लान कंटिन्यू करना चाहिए। ये देखो 26 लाख रुपए बेनिफिशियल है, तो हैंस इट शुड बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। DBA मैन्युफैक्चर करती है एंड सेल करती है 25,000 टेबल फैंस एनुअली, ठीक है, एनुअली। वन ऑफ द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फैन इज़ परचेज फ्रॉम अ आउटसाइड सप्लाई एट अ प्राइस ऑफ 190। मतलब इस फ़ैन को बनाने के लिए कोई एक कंपोनेंट लगता है जिसे ये आउटसाइड सप्लायर से खरीदती है 190 रुपये दे के। एनुअली ये 25,000 उस कंपोनेंट को खरीदती है उस सप्लायर से, ठीक है। यानी ये एनुअली कितना खर्चा करती है, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 190, ₹47,50,000 ये एनुअली खर्च करती है उस कंपोनेंट के लिए फ्रॉम दैट सप्लायर, ठीक है। जो प्रोडक्शन मैनेजर है इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अगर हम इस कंपोनेंट को खुद से प्रोड्यूस करें तो हम बेटर क्वालिटी दे सकते हैं, चलो ठीक है। फर्दर वो ये बताता है कि अगर इन हाउस प्रोडक्शन करें तो हमारा डिमांड जो है 5,000 से और बढ़ जाएगा। यानी अभी जो डिमांड 25,000 है वो आगे जाके 30,000 हो जाएगा, चलो ठीक है। He estimates the cost of making the component as follows: डायरेक्ट लेबर 80 रुपये, डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपये, डायरेक्ट लेबर 75 रुपये, फैक्ट्री ओवरहेड जिसमें 70% वेरिएबल है 40 रुपये, तो टोटल कॉस्ट 195 रुपये लग रही है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि खुद से बना रहे हैं तो 195 रुपये लग रही है, लेकिन अगर ख़रीदते हैं तो 190 रुपये लगता है, ख़रीद ही लेते हैं, खुद से क्यों बना रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली फेस वैल्यू पे वैसा नहीं है, कुछ और भी करना है इसमें। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रपोजल ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वॉज रेफर्ड टू द मार्केटिंग मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर का इस प्रपोजल को मार्केटिंग मैनेजर को रेफ़र किया गया, जहाँ पे उन्होंने अपना रिमार्क्स दिया कि अगर ऐसा करना है, खुद से प्रोड्यूस करना है, तो हमें सेलिंग प्राइस को 5% से रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ओवरऑल यूनिट प्राइस को, यानी ओवरऑल सेलिंग प्राइस को 5,000 से रिड्यूस करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस है कहाँ, अभी तक तो दिया नहीं, आगे दिया होगा। और एडिशनली 1 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा लगेगा, ठीक है। ध्यान रहे ये जो डेटा दिया हुआ है, ये सारा ईयरली है, क्योंकि यहाँ पे सब ईयरली बात हो रही है। ये देखो ईयरली बात हो रही है, यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन ईयरली बात हो रही है। तो ये जो डेटा भी दिया हुआ है वो ईयरली दिया हुआ है, तो इसको भी हमें, अगर आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी हमें 12 लाख करना पड़ेगा। शुड बी इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग, ठीक है, हमें उस 5,000 यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, तो 12 लाख रुपए लगेगा। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस जो है 250 यूनिट दे दिया यहाँ पे, और कंट्रीब्यूशन है 600, ठीक है। सेलिंग प्राइस और कंट्रीब्यूशन दे दिया, चलो ठीक है। नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल अदर एक्सपेंसेस एज अ रिजल्ट, ठीक है। हमें बताना है कि
क्या खुद से बनाना चाहिए या ख़रीदना चाहिए? हमें ये यूनिट बेसिस पे बताना है और टोटल बेसिस पे भी बताना है, दोनों अलग अलग बेसिस बताना है, यानी यूनिट बेसिस और वैल्यू बेसिस पे बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि अगर हम ख़रीद रहे हैं तो 190 रुपये लग रहा है, पर बना रहे तो कितना रुपये लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट मटेरियल एज इट इज़ आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि इस 40 रुपये में 70% वेरिएबल है, यानी 40 इंटू 70%, 28 रुपये, 28 रुपये वेरिएबल है और जबकि 12 रुपये फिक्स्ड है। तो मेरी बात समझना, फिक्स्ड है यानी वो वैसे का वैसे ही रहेगा, चाहे मैं खुद से प्रोड्यूस करूं चाहे मैं खुद से प्रोड्यूस ना करूं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब भी आपको मेक और बाय डिसीजन करना होता है, आपको ये देखना होता है कि उस प्रोडक्ट के वजह से कितना खर्चा लग रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट कितना खर्चा लग रहा है, तभी आप एक्चुअली में और एक्यूरेटली मेक और बाय डिसीजन कर पाते हो। कह रहा है कि जो 12 रुपये है वो लगना ही लगना है, तो मैं इसे मेक और बाय डिसीजन करते समय क्यों इंक्लूड करूँ, ये तो वैसे भी लगना था। तो इसको मैं हटा दूंगा और फिर मैं कैलकुलेट करूँगा, तो वो एक्चुअल और वो एक्यूरेट आएगा ना डिसीजन लेने में कि हाँ हमारा कॉस्ट कम पड़ रहा है या हमारा कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। जो कॉस्ट लगना ही लगना है उसे मैं क्यों लूँ, सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 80 लूँगा, यहाँ पे मैं 75 लूँगा और यहाँ पे मैं बस 28 लूँगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लूँगा, फिक्स कॉस्ट नहीं लेना क्योंकि वो वैसे भी लगना है, तो मेक और बाय डिसीजन में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो 80 प्लस 75 प्लस 28 यानी 183। तो हम खरीद रहे हैं तो हमारा 190 पड़ रहा है, लेकिन हम खुद से बना रहे हैं तो 183 पड़ रहा है। तो यूनिट बेसिस में देखा जाए तो हमें खुद से बनाना चाहिए, यूनिट बेसिस में देखा जाए तो हमें खुद से बनाना चाहिए। एक बार टोटल बेसिस में भी देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ओके, ठीक है। हमारा जब हम बाहर से ख़रीद रहे थे तो हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे देखो, 109 यूनिट हमारा कॉस्ट कितना पड़ रहा था। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। कह रहा है कि 2500 का सेलिंग प्राइस है, करंट सिनेरियो में 2500 का सेलिंग प्राइस है और 600 का कंट्रीब्यूशन है। हमें साफ साफ पता है कि 190 रुपये का कॉस्ट लग रहा है, तो बाकी का कौन सा कॉस्ट है, बाकी का कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो वो कितना कॉस्ट है, -190 प्लस 600, 1710 ऐसा कॉस्ट है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है पर वो कॉस्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह आ रही है मेरा 600 का वो कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ रही है, 600 का मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जिसमें 190 वो परचेज कॉस्ट है और 1710 वो कॉस्ट है जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 600 के हिसाब से मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 25,000 यूनिट के हिसाब से 600 इंटू 25,000, 15,000,000 इतना हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। करेंट सिनेरियो में इतना प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन प्रोपोज सिनेरियो में कितना आ रहा है, प्रोपोज सिनेरियो में हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम कर दिया, राइट। यहाँ पे आपने देखा होगा सेलिंग प्राइस जो है 5% से कम कर दिया, तो हम भी कम कर देंगे, 2500 माइनस 5%, 2375, तो ये हो जाएगा 2375। हमारा जो 190 वाला कॉस्ट था वो कितना हो गया, वो हो गया 183, ठीक है, ठीक है। ये कॉस्ट उतना का उतना ही रहेगा 1710, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया। तो अब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी
कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आ रहा है 2375 माइनस 183 माइनस 1710। अब अपना आ रहा है 482 कंट्रीब्यूशन। और इसमें हम कितना यूनिट्स कर रहे हैं 25,000 प्लस ये करने की वजह से हमारा जो 5,000 का और डिमांड बढ़ रहा था, यानी 25,000 प्लस 5,000 इंटू 482। यहाँ पे मेरा आ रहा है कंट्रीब्यूशन 1446000। ठीक है। नाउ मेरा और एक्सपेंस क्या लग रहा है इसकी वजह से 1,00,000 रुपये लग रहा है। 1,00,000 रुपये पर मंथ, यानी 12,00,000 रुपये और एक्सपेंस लग रहा है। यानी इसमें से हम और 12,00,000 माइनस करेंगे। 12,000 1,20,000 से 12,00,000 और 12,00,000 माइनस करेंगे 1,44,600,000। ठीक है, माइनस 12,0,0,0। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है 13,26,0,0,0। ठीक है, यानी पहले हमारा प्रॉफिट आ रहा था 1.5 करोड़, अब आ रहा है 1.3 करोड़। तो क्या टोटल बेसिस में करना चाहिए? टोटल बेसिस में हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर और कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं। तो ये देखो इनका भी 183 लग रहा है, तो यूनिट बेसिस पे हमें करना चाहिए, लेकिन टोटल बेसिस पे इनका टोटल प्रॉफिट कम कितना आ रहा है माइनस 13,26,000, 17,40,000। टोटल प्रॉफिट कम आ रहा है 17,40,000, यानी यहाँ पे कितना है 17,40,000। देयरफॉर इंक्रीमेंटल लॉस, टोटल लॉस कितना हो रहा है 17,40,000 का। अब यहाँ पे लॉस 58 पर फैन, यहाँ पे इन्होंने पर यूनिट निकाल दिया। अब यहाँ पे एक बात समझना, पर यूनिट निकालने में गलती कहाँ हुई है इनके ICI मटेरियल में। देखो इस 17,40,000 में दो तरह का लॉस है। एक तो ये 1,00,000 पर मंथ का लॉस है। अब ये क्यों इनकर हो रहा था? ओनली बिकॉज हम 30,000 में शिफ्ट कर रहे थे। ये 12,00,000 इनकर इसलिए हो रहा था ओनली बिकॉज हम 30,000 में शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस 12,00,000 का पर यूनिट कितना होगा 12,00,000 डिवाइडेड बाई 30,000, यानी 40 पर यूनिट, यानी 40 पर यूनिट। ठीक है, ये जो 12,00,000 है ये इनकर ही इसलिए हो रहा था क्योंकि हम 25,000 से 30,000 तक शिफ्ट कर रहे थे। तो इस 12,00,000 पे जो टोटल मतलब जो पर यूनिट में डिवाइड होगा वो 30,000 के वजह से होगा, तो यहाँ पे 40 पर यूनिट हो रहा है। अब ये जो 5,40,000 है, ये जो है इन्होंने क्या किया, ये देखो ये 1.5 करोड़ माइनस 1.4 करोड़ ये निकल के आ रहा है 5,40,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये 5,40,000 ना ही 30,000 का है ना ही 25,000 का। यहाँ पे जो बेस यूनिट्स है वो ही अलग अलग है, एक का बेस यूनिट 25,000 है, एक का 30,000 है। तो आप इस 5,40,000 को 30,000 से डिवाइड कैसे कर रहे हो? इन्होंने क्या किया है कि 5,40,000 को भी 30,000 से डिवाइड कर रहा है, जिसके वजह से 5,40,000 डिवाइड बाई 30,000 यह आ रहा है 18। तो टोटल लॉस अपना होकर के आ रहा है, 1 सेकेंड, टोटल लॉस अपना होकर के आ रहा है 18 इक्वल टू 58। मुझे ये समझ में आ गया कि 12,00,000 को आपने 30,000 से डिवाइड करा क्योंकि वो उसी का पार्ट था, इसलिए आपने 40 पर यूनिट ले लिया। पर आपने 5,40,000 को 30,000 से डिवाइड क्यों करा? तो क्योंकि 5,40,000 एक का बेस 25,000 है, एक का बेस 30,000 है, और आप डिवाइड कर रहे हो इसका 30,000 से। ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट है। पर मतलब मैंने जहाँ तक समझा है कि ICI मटेरियल ये अज्यूम कर रहा है कि कंपनी इज़ नाउ इन अ सिचुएशन जब वो
30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी इज़ नाउ इन अ सिचुएशन जब वो 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है, तो जो भी लॉस और जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसे करंट यूनिट से ही डिवाइड करेगी। तो इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन ये करना मेरे हिसाब से लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि एक का बेस 25,000 है, एक का बेस 30,000 है, तो 5,40,000 को लॉजिकली 30,00,000 से डिवाइड करना इज़ नॉट करेक्ट, आई बिलीव सो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ओवरऑल देखो तो 7,40,000 का लॉस हो रहा है, सो हमें टोटल बेसिस पे हमें प्रोडक्ट ये प्लान एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यूनिट बेसिस पे करना चाहिए। आंसर के हिसाब से, आंसर सीधा सीधे बोले तो यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं।